लेकिन शहर में सारी बाज़ारें बंद रहती हैं और स्वाभाविक भी है, ये किसी भी मतलब संवेदनशील व्यक्ति की संवेदना को आहत करने के लिए घटना बहुत बड़ी घटना थी। जुलूस निकलता है, लेकिन वो जब जुलूस निकलता है अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए, ठीक है, उतना उस तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए। जब वो बाजार में वो जुलूस निकलता है तो किस तरह के नारे लगते हैं, लगा के टावर की पावर की, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम। अरे सीधे बोलो ना महात्मा मुंडोगी। जो पीट रहे थे वो तो मुसलमान थे, जो पीट रहे थे उसमें मुझे कहीं कोई पहचाना चेहरा ऐसा लगा ही नहीं हो यहाँ के। अगर कहीं पर अगर शून्य खड़ा होने लगेगा तो हवा बाहर से आएगी, तो बाहर उसी बाहर के हवा से लेबर से लेकर व्यापारी तक सब लोग बाहर से आने लगे। हाँ। तो वो डेमोग्राफी बहुत चेंज हुई है, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ डेमोग्राफी चेंज हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ और उससे बड़ा फर्क पड़ा है। अब आज पठानकोट ने कश्मीर के पर्यटन को चौपट कर दिया है और इस घटना से पहले ही नैनीताल के पर्यटन को चोट लगनी शुरू हो गई थी। वो तो बच गए हम, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हुआ, इतनी ही मारपीट हुई और पर्यटन का जो नुकसान भी हुआ तो एक हफ्ते में ही तो 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में नहीं तो 3 हफ्ते में नैनीताल का पर्यटन उसी रूप में आ जाएगा। लेकिन नैनीताल की जो छवि खराब हुई है वो तो आ नहीं सकती। नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग नैनीताल में हैं, उसी नैनीताल में जो पिछले कुछ दिनों से बहुत खराब वजहों के चलते देश भर में चर्चाओं में है। वजह ये है कि बीते हफ्ते यहाँ एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार की एक घटना सामने आई, जिसमें जो आरोपी है उसका नाम उस्मान है। एक छोटी बच्ची के साथ में ये जो बर्बरता हुई है, उससे एक समाज में जिस तरह का आक्रोश होना चाहिए था वैसा ही आक्रोश यहाँ नजर आया। लेकिन वो आक्रोश थोड़े ही समय बाद एक पूरे समुदाय विशेष के खिलाफ आक्रोश में बदल गया, जिसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव की भी घटनाएं हुई। तो नैनीताल में पिछले कुछ दिनों से जो तनाव की स्थिति है, जितनी तरह की बातें हो रही हैं, जितना सांप्रदायिक तनाव बना है, उसके बीच में ये ज़रूरी है कि हम सही संदर्भों में भी नैनीताल को समझें। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले कुछ एपिसोड्स में बैक टू बैक आपको उन अर्थों में नैनीताल को समझाया जाए जो इसके ऐतिहासिक संदर्भ रहे हैं, इसके ऐतिहासिक अर्थ रहे हैं। और इसकी शुरुआत, इस सीरीज़ की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति के साथ में, जो व्यक्ति नैनीताल में एक मजबूत हस्ताक्षर के तौर से जाने जाते हैं। हमारे साथ में है राजीव लोचन शाह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। राजीव लोचन शाह जी का यूँ तो बहुत विस्तृत परिचय है, पर उसको अगर मैं संक्षेप में कुछ मोटी मोटी चीज़ें चिन्हित करते हुए बताऊं तो शाह जी नैनीताल समाचार के संस्थापक संपादक हैं। नैनीताल समाचार अपने आप में एक ऐसा अखबार है जिसके आलोक में पूरे उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक संघर्षों का दौर रहा है, उस पूरे इतिहास को नैनीताल समाचार के अगर आप पन्ने खंगालेंगे तो विस्तार से, चाहे वो 70s का वन आंदोलन रहा हो, 90s का उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, या राज्य बनने के बाद भी तमाम तरह के संघर्ष रहे हों, वो नैनीताल समाचार दर्ज करता चला है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये तो कई तरह के सम्मान राजीव लोचन शाह जी को मिले हैं, लेकिन पिछले ही साल भैरव दत्त धूलिया 2nd एडिशन जो है भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार, वो भी उनको मिला है। और नैनीताल में तमाम सामाजिक सांस्कृतिक इश्यूज पर राजीव लोचन शाह जी सक्रिय रहे हैं और नैना देवी मंदिर ट्रस्ट जो है उसके अध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे पहले इस घटना से ही थोड़ा सा बात शुरू करने की कोशिश करते हैं कि ये जो घटना हुई, ये निश्चित तौर से बड़ी ऐसी घटना है कि किसी भी व्यक्ति जो भी इसके बारे में सुनेगा, एक बच्ची के साथ में इस तरह की घटना हुई तो उसके खिलाफ जैसा आक्रोश एक सभ्य समाज में, एक जागरूक समाज में होना चाहिए कि आरोपी को सजा दिलाने के लिए, वो हुआ। लेकिन उसका डायरेक्शन कुछ समय बाद ऐसा लगा कि एक मोटिवेटेड तौर से एक पूरे संप्रदाय को निशाने पे ले लिया गया। आप इस पिछले एक हफ्ते के घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? जो पिछले जो एक हफ्ते में जो हुआ, उसकी पृष्ठभूमि तो काफ़ी पहले से बन रही थी जी। पूरे देश की तरह, देश क्या कहें, उत्तराखंड की तरह, क्योंकि उत्तराखंड इस वक्त हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। शायद गुजरात से भी हम लोग आगे निकल चुके हैं।
तो लगातार ऐसी कोशिशें की जा रही थी। अभी मेरे पास अपुष्ट समाचार है कि कोई उसकी पुष्टि करने तो सामने आया नहीं। पठानकोट के घटना के बाद भी यहाँ कुछ मुसलमानों को जो टैक्सी बुक करते थे या होटलों में कमरे लिया के वहाँ से पैसे कुछ कमीशन में प्राप्त कर लेते थे, उनकी भी पिटाई का प्रकरण एक सामने आया था। संयोग से कोई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच गया था और संयोग से ही तो उसने उनको बचा भी लिया और वो मामला तूल पकड़ने से पहले ख़त्म हो गया। लेकिन इस बार ये उस्मान नाम का जो भी आरोपी है जी, इसने एक प्लेट में रख कर उनको देर इधर रख के बात नहीं थे जी, प्लेट में रखकर ये मुद्दा जो है दे दिया। और अब इस घटना की सच्चाई भी क्या है, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी एक ढंग से एक फैक्ट फाइंडिंग एक टीम बने और इसका पता लगाए। बहरहाल जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा झूठ तो नहीं होगा, घटना सही है, लेकिन पुलिस ने तत्परता से अपना काम किया और आरोपी को पकड़ लिया। उसके बाद भी जाके उन वहाँ पर मुसलमानों की बेमतलब पिटाई करना। अब आप अगर यहाँ के भूगोल से वाकिफ़ हैं तो मस्जिद है, मस्जिद के बगल में कोतवाली है, कोतवाली के बगल में DIG का कार्यालय है और वो पूरा इलाका गाड़ी पड़ाव कहा जाता है। उस गाड़ी के राह में खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें बहुत सी दुकानें मुसलमानों की भी हैं। तो रात के 9-10 बजे कुछ लोग आते हैं और बगैर सोचे समझे, जबकि उस आरोपी को ऑलरेडी हिरासत में ले लिया जाता है, गिरफ्तार किया जा चुका है और वहाँ पर जाके दुकानों को तोड़ने लगते हैं और पिटाई करने लगते हैं। वो वीडियो खूब वायरल हुए हैं। तो वहीं पर से ये पूरी तैयारी, ये जो है वो नियत वहाँ पर से स्पष्ट हो जाती है। अगले दिन शहर में सारी बाज़ारें बंद रहती हैं और स्वाभाविक भी है, ये किसी भी मतलब संवेदनशील व्यक्ति की संवेदना को आहत करने के लिए घटना बहुत बड़ी घटना थी। जुलूस निकलता है, लेकिन वो जब जुलूस निकलता है अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए ठीक है, उतना उस तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए। जब वो बाज़ार में वो जुलूस निकलता है तो किस तरह के नारे लगते हैं, वो भी शायद वो एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने शायद सैलानिगी के देखा होगा। उस लड़की ने बहुत हिम्मत करी और उसने भीड़ को ललकारने की ताकत उसमें थी। वहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे लग रहे थे या मतलब जो है मुसलमानों के खिलाफ जो बात की जा रही थी, तो जाहिर है उसमें एक उस जुलूस, वो जो जुलूस निकल रहा था, जो बाज़ार उस दिन बंद हुई थी, उसमें एक संवेदना तो थी ही थी, एक गुस्सा तो था ही था, लेकिन उसको नियंत्रित करने की जो कोशिश कर रहे थे वो ये हिंदुत्ववादी ताकतें थी। तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया और उसके बाद मतलब अब आप देखिए उसने पूरा नैनीताल को की छवि को किस तरह से ध्वस्त किया, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे इस चीज़ को। अब आज पठानकोट ने कश्मीर के पर्यटन को चौपट कर दिया और इस घटना से पहले ही नैनीताल के पर्यटन को चोट लगनी शुरू हो गई थी। हाई कोर्ट के दबाव में अभी करीब 10-12 दिन पहले यहाँ के ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए हाई कोर्ट के जो फैसले थे, जो निर्देश थे पुलिस प्रशासन को, उससे बड़े उटपटांग ढंग से, क्योंकि प्रशासन बहुत सही ढंग से तो सोच नहीं पाता हमारा, गाड़ियों को जहाँ तहाँ रोकना, शहर में न आने देना, उससे ही प्रभावित होने लग गया था, असर पर्यटन पर दिखने लग गया था। और इस घटना के बाद से तो आप देख रहे हैं कि ये वीकेंड है, आज सोमवार है, जो परसों शनिवार था और कल इतवार, ये पिछले 6 महीने में मतलब ऑफ सीजन में इससे ज़्यादा पर्यटक नैनीताल में रहा होगा। और ये बिल्कुल इतना सुस्त वीकेंड हमने पिछले 6 महीने में नैनीताल में नहीं देखा। जबकि ये तो मतलब सीजन शुरू, तो नैनीताल की छवि को जिस तरह से इस घटना ने मतलब नुकसान पहुंचाया है वो बेहद चिंताजनक है। देर सवेर ये ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन नैनीताल का पुराना मतलब उस रूप में वापस आ पाएगा नहीं आ पाएगा, ये विश्वास के साथ कहना मुश्किल है। अच्छा सर, आप बचपन से आपका तो एकदम शुरुआती दौर से आप नैनीताल में रहे हैं और अपने जीवन के 60-70 वसंत आपने यहाँ देखे हैं। नैनीताल पिछले कुछ समय में यूँ तो बदलाव समाज का नियम है, हर एक समाज बदलता है, हर एक शहर कुछ हद तक बदलता है, लेकिन नैनीताल में मेजॉरिटी ऑफ बदलाव जो आपने नोटिस किए हों उनके बारे में बताइएगा। और ये मैं इस कंटेक्स्ट में भी पूछ रहा हूँ कि एक पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि एक बहस बहुत तेज़ी से स्पेशली उत्तराखंड में चल रही है कि यहाँ डेमोग्राफी बड़ी तेज़ी से बदल रही है। उसमें कई लोग ये कहते हैं कि उस डेमोग्राफिक चेंज में, हालांकि कोई अभी तक
डेटा किसी के पास नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है, तो बिना डेटा की, लेकिन सिर्फ वोटर के आधार पे कुछ जगह है कि देहरादून में हमने देखा कि कुछ विधानसभा सीट हैं जिनमें कई कई गुना वोटर्स बढ़ गए, तो उससे थोड़ा बहुत आकलन होता है या अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन डेमोग्राफी चेंज की एक बात हो रही है और ये सब लोग सरकार में बैठे हुए लोग भी क्लियरली बोल रहे हैं। आपने कभी इसे नोटिस किया नैनीताल में रहते हुए, डेमोग्राफी वाला चीज़? और बाकी मतलब मैं बाकी बदलावों पे बाद में आऊँगा, पहले इसी पे। डेमोग्राफी जो चेंज हुई है उसको मैं निश्चित रूप से उसे स्वीकार करता हूँ जी, लेकिन डेमोग्राफी को धर्म के आधार पर मैं देखने से कतई इनकार करता हूँ। अच्छा, डेमोग्राफी इस तरह से नैनीताल की बदली है कि यहाँ इस बीच पर्यटन का विकास खूब हुआ और अनियंत्रित विकास हुआ। नैनीताल को देखे चिंताएं बहुत पहले से शुरू हो गई थी, और जहाँ तक मैं कहूँ तो हमारा नैनीताल समाचार जब निकला भी नहीं था, उससे भी पहले से। अच्छा। एक घटना की ओर मैं विशेष रूप से जो है जिक्र करना चाहता हूँ जी। ये 1976 का मामला है। अच्छा। नैनीताल समाचार का प्रकाशन 1977 से शुरू हुआ जी। तो एक डॉक्टर एसपी सिंह है, प्रोफेसर एसपी सिंह जी, जिनको शायद आप जानते होंगे, जो वाइस चांसलर भी रहे, जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। बिल्कुल। उस वक्त वो नैनीताल में एक सामान्य से बॉटनी के अध्यापक थे, रिसर्चर थे, और बल्कि वो डीडी पंत जी के दामाद थे, डॉक्टर डीडी पंत के दामाद भी थे। हाँ। तो उनका एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ किसी अच्छे साइंस जर्नल में, और उसका लब्बलुआब ये था जी कि मुझे उस पौधे का तो नाम नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ। कि कुछ पोटो मैग्नेटोन क्या था पता नहीं, अब वो चीज़ें याद नहीं। बॉटनिकल नेम था, कोई बॉटनिकल नेम उसका था जी। वो पौधा नैनीताल के तालाब के आसपास दिखाई देने लगा है। अच्छा। और ये इस बात का सूचक है, इंडिकेटर है कि अब नैनीताल की झील फ्रेश वाटर लेक नहीं रह गई है। उन्होंने दुनिया भर के तमाम जगहों का मतलब उदाहरण देते हुए, हाँ, और ये 76 में, ये 76 में, अच्छा, मतलब ये तमाम जगह के उदाहरण देखे कि जहाँ जो है वो प्राकृतिक झीलें ख़त्म हुई हैं, वहाँ ये इंडिकेटर, ये बॉटनिकल इंडिकेटर मतलब दिखाई दिया है, और अब ये नैनीताल में दिखाई देने लगा है। इसलिए मतलब नैनीताल की झील अब फ्रेश वाटर लेक नहीं रह गई है। तो ये 76 का ज़माना था, और यहाँ एक पत्रकार थे विद्या भास्कर त्रिवेदी। अच्छा। और वो आरएसएस के कार्यकर्ता भी थे, हिंदुस्तान समाचार के संवाददाता भी थे, और उनको बड़े सनसनीखेज ढंग से मतलब खबरें देने में बड़ा मज़ा आता था। अच्छा। तो उनके खबरें इस तरह की होती थी कि नैनीताल में गुलाबी बर्फ पड़ी, नैनीताल में सांपों की वर्षा हो गई। अच्छा। तो उस बार उन्होंने उनका जो शीर्षक था वो था कि नैनीताल के में एक विनाशकारी पौधा पैदा हो गया। अच्छा। और वो विनाशकारी मतलब इस तरह से खबर लगी थी, और उस वक्त न्यूज एजेंसीज बहुत कम होती थी, मतलब एक हाल यूएनआई पीटीआई और ये अपने हिंदुस्तान समाचार कई अखबारों ने ली वो। तब पत्रकारिता बहुत आज के मुकाबले बड़ी पिछड़ी होती थी। अमर उजाला, जागरण जैसे अखबारों का तो नाम भी नहीं था, और बाकी अखबार भी सुबह से चल के शाम पहुंचते थे। नैनीताल तो खैर डाक एडिशन पहुंच ही जाते थे। तो वो खबर ऐसे जंगल की आग की तरह से फैली, और मतलब मैं उस दौर में कभी बाहर गया, नया प्रेस खोला था, मुरादाबाद जा रहा हूँ, तो वहाँ से लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि साहब नैनीताल में तो कोई एक ऐसा पौधा हो गया जो दिन में काटो तो शाम को चौगुना हो जाता है। और नैनीताल का सीजन बिल्कुल चौपट। हाँ। अच्छा, उसका इतना असर हुआ? इतना असर हुआ, और तब आज 1976 का नैनीताल आज से 1/10 भी पर्यटन नहीं रहा होगा। हाँ। तो होना ये चाहिए था, मतलब वो उन सज्जन ने जो भी, वो विद्या भास्कर त्रिवेदी मैं कह रहा हूँ, मतलब उन्होंने उस खबर से नैनीताल को इतना चर्चित तो करा दिया। हाँ। तो उससे हमारी एक चिंता जगनी चाहिए थी नैनीताल को लेके, कि नैनीताल एक फ्रेश वाटर लेक नहीं रहा, और इसको कैसे ठीक करें, क्या करें। वो मतलब सारे यहाँ के होटल व्यवसायियों ने, होटल एसोसिएशन ने लगा के हल्ला गुल्ला मचाया, और वो जो है मीसा में जेल चले गए। अच्छा, वो पत्रकार। अच्छा, मीसा उस समय पे चल ही रहा था। हाँ, इमरजेंसी चल रही थी। हाँ। मीसा लग रही थी। हाँ। मतलब एक तरह से तो ठीक है, अफवाह एक तरह की अफवाह थी, तो मीसा भी आप लग सकता था, लेकिन जो उस खबर से चिंता का केंद्र बनना चाहिए था कि नैनीताल की झील
मतलब फ्रेश वाटर लेक नहीं है, खराब होने जा रही है। तो वहीं पर से गलती होनी शुरू हुई, क्योंकि हम भी सीन में बाद में आए, उसके 1-2 साल बाद हमने नैनीताल समाचार निकाला, फिर अपनी ओर से कोशिशें करी, लेकिन लोगों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, मेरा कहने मतलब ये है। और आज इस तालाब की हालत ये हो गई है, जो मैं बार बार कहता हूँ, ये वेंटिलेटर में 2 जगह एरिएशन हो रहा, अभी आपने यहाँ देखा, अभी थोड़ा आगे जाके दूसरा है, 2 जगह मतलब एरिएशन हो रहा, जहाँ से ऑक्सीजन प्रविष्ट की जाती है तालाब में। मतलब वो कृत्रिम रूप से डाली जाती है। कृत्रिम रूप से आप एरिएशन बंद कर दीजिए और अगले दिन आप इस जगह पर खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, इतनी बदबू मारेगा ये तालाब, इतनी बदबू मारेगा। तो ये कह रहा हूँ कि ये चिंताएं मतलब जो है जिस रूप में आनी चाहिए थी वो हुई नहीं। डेमोक्रेटिक चेंज की जो बात है कि पर्यटन बढ़ा और बहुत नियंत्रित ढंग से नहीं बढ़ा, तो और यहाँ समाजशास्त्री जो परिवर्तन जो मैं देखता हूँ, यहाँ के लोग बाहर गए, जैसे यहाँ के होटल व्यवसायी ज़्यादातर, मैं मसूरी में देखता था, शिमला तो पंजाब का ही एक तरह से हिस्सा है, मसूरी में मैं देखता था पंजाबी बाहर से आए हुए होटल मालिक हुआ करते थे, लेकिन यहाँ के अधिकांश मालिक यहीं के रईस हुआ करते थे। हाँ। तो ये ट्रेंड भी बदला है। नहीं, अब यहाँ के उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए, बेंगलोर चले गए हैं, और हैदराबाद चले गए, अहमदाबाद चले गए, पुणे चले गए, विदेश चले गए। वो मकान, वो होटल उनसे छूट के फिर उन्होंने लीज में लेने के लिए फिर बाहर से आदमी आए, लेबर बाहर से आना शुरू किया। यहाँ के पहाड़ी, आज मैं बड़ी गंभीरता से इस चीज़ से सोच रहा था, हम कहते तो हैं ये, लेकिन हमारे पहाड़ी के मजदूरों तो काम करना, आज पहाड़ का एक राज भी हमको नहीं मिलेगा। राज मिस्त्री अगर हम ढूंढे, हमको बिहारी ही ढूंढ के लाना पड़ेगा। वो तमाम लोग आए, और इस बीच में जो तमाम रेस्टोरेंट खुले हैं वो मुसलमानों के भी खुले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छा, दूसरी क्या चीज़ हुई, नैनीताल कमिश्नरी हेडक्वार्टर था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, जिला स्तर के यहाँ कार्यालय होते थे, और क्या कहते हैं, कमिश्नरी स्तर के यहाँ कार्यालय हुआ करते थे। उनमें काम करने वाले तमाम लोग थे, अधिकारी थे, और क्लरिकल स्टाफ था, क्लास 4 थे। वो भी नैनीताल का एक पूरा चरित्र बनाते थे, वो भी व्यक्तित्व के हिस्से थे। नैनीताल की तमाम गतिविधियों में उनका हाथ रहता था। हमारे मित्र राजीव कुमार एक फिल्म में गए, उनका जो शुरुआती लेख हमने नैनीताल समाचार में छापा था, नैनीताल में रंगमंच के इतिहास पर बात कर रहे थे। तो जब ये समर कैपिटल थी नैनीताल यूनाइटेड प्रोविंसेस की, 6 महीने के लिए सेक्रेटरीट यहाँ आता था, उनके साथ जो बंगाली आते थे, उन्होंने यहाँ थिएटर डेवलप किया। अच्छा ना। तो वही जो यहाँ की रामलीला होगी, जो यहाँ की होली होगी, होली की कुमाऊं की परंपरा आपको मालूम है, बिल्कुल, वो गाने वाने वाली जो परंपरा है, खड़ी होली, बैठी होली, तो वो सब उसके मतलब तमाम वो एक हिस्से हुआ करते थे। हाँ। अब हुआ क्या कि यहाँ के लोग मतलब जो है, अब मैं ही हूँ, मैं नैनीताल के पुराने परिवारों में से एक हूँ। मेरे जो कजिन्स हैं, हमारा मलिताल में एक मकान हुआ करता था, उसमें हम लोग रहते थे, हमारे पिताजी लोग 4 भाई थे, और परिवार बड़े, चलो हमारा किस्मत अच्छी रही, हमको यहाँ नैनीताल में अलग से मिल गया। बाकी लोगों के परिवार अलग होने लगे, अब नैनीताल में तो रह नहीं सकते। हाँ। यहाँ मकान बनाना मुश्किल है, नियम इस तरह के हैं। हाँ। उन नियमों को फिर या तो आप तोड़े पैसे के बल पर, या बाहुबल पर, या राजनीतिक संपर्कों के बल पर। तो कोई सीधा शरीफ आदमी तो यहाँ बना नहीं पाएगा। वो जाएगा हल्द्वानी, जहाँ आपको जमीन सस्ती है, लेबर सस्ता है, वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ के जो परिवार फैले वो फिर बाहर गए। यहाँ के दफ्तर यहाँ से गए, भीमताल गए, कहाँ गए, तो लोग जो बसने लगे, हल्द्वानी बसने लगे। अब वहाँ से अप एंड डाउन वाला ज़्यादा सिलसिला है कि हल्द्वानी आप रह रहे हैं, अगर यहाँ नौकरी कर भी रहे हैं, पहले तो अधिकांश कार्यालय यहाँ के 75% कार्यालय बाहर चले गए, और अब आप अप एंड डाउन वाला कर रहे, तो नैनीताल के अब हिस्से उस रूप में नहीं रहे। दिन ही दिन में आप नैनीताल आते हैं, तो नैनीताल का पूरा जो है वो बदला। अब कहीं भी कोई वैक्यूम में आप नहीं रह सकते, शून्य में नहीं रह सकते। अगर कहीं पर अगर शून्य खड़ा होने लगेगा तो हवा बाहर से आएगी, तो बाहर के हवा से लेबर से लेकर व्यापारी तक सब लोग बाहर से आने लगे। हाँ। तो वो डेमोग्राफी बहुत चेंज हुई है, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ, डेमोग्राफी चेंज हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ, और उससे बड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन उसको हिंदू मुसलमान के पक्ष से मतलब धार्मिक आधार पर देखना मुझे बड़ा गलत लगता है। और क्योंकि परसों मैं जो वीडियो देख रहा था जी,
जो पीट रहे थे वो तो मुसलमान थे, जो पीट रहे थे उसमें मुझे कहीं कोई पहचाना चेहरा ऐसा लगा ही नहीं हो यहाँ के। मतलब वो लोग भी वही हैं। वो लोग यहाँ का हिंदू, यहाँ के मुसलमान, मतलब वो ठीक है, उनके नेता वेता तो यही है, उनके नाल वाल जो है जुड़ी हुई है बीजेपी से और बजरंग दल से और इन सब से। लेकिन जो भीड़ उनके साथ थी ना, वो मुझे कहीं नैनीताल के नहीं लग रहे थे। तो ये डेमोग्राफी निश्चित रूप से बदली है, लेकिन ये हिंदू मुसलमान के उसमें नहीं बदली है। अच्छा, आपकी ये जो चेंज हुआ है सर, इसमें एक आदेश अभी नगर पालिका ने यहाँ कर दिया था, वो तमाम जो आरोपी है उसके घर को तोड़ने का। इलीगल कंस्ट्रक्शन माना गया कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो जिस संदर्भ में आपने बात भी करी कि यहाँ जिन लोगों ने बनाया पैसे के दम पे या तो नियम तोड़ के बना दिया, उस लिहाज से देखा जाए तो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे वो जो आरोपी है उसको जिस एरिया में रहता है वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के और उसके अंदर है, उसके अगल बगल सब सारा इलीगल, सारा इसी तरह का। उस इलाके के लिए जहाँ कहते हैं वो मकान है, क्या कहा जाता है वो एरिया? उसको रुकुट कंपाउंड कहते हैं। रुकुट कंपाउंड, अच्छा। और वहाँ किसी पुराने रईस की जमीन होगी, किसी और कोई भटजी या वगैरह वगैरह जो भी होंगे, वहाँ कहते हैं लोगों ने 10-10 रुपए के स्टाम्प में पूरी मतलब जो है वो कागज पत्तर भी ठीक किए बगैर 10-10 रुपए के स्टाम्प में जमीन के टुकड़े उनको दे दिए। अच्छा। और उसमें ज्यादातर क्योंकि आपकी जमीन का ही कागज नहीं है, तो आप न तो नक्शा पास करा सकते हैं, सारे मकान ऐसे ही बने हैं, उसमें हिंदुओं के भी होंगे, मुसलमानों के भी होंगे। अच्छा। और अगर ये इसी तरह से मतलब जिस तरह का वो आदेश आया, अगर हाईकोर्ट रोक नहीं लगाता तो संभवतः टूट भी गया होता, लेकिन उसी पैमाने पे अगर नैनीताल टूटने लगे तो कितना प्रतिशत नैनीताल टूट जाएगा? मतलब गजब है। अब आप तो मुझे कहने में डर भी लगने लगती है। ये पूरा इलाका 7 नंबर का कहलाता है। हाँ, 7 नंबर जी है। हाँ। ये 7 नंबर का इलाका अभी करीब इससे पहले नगर पालिका के इलेक्शन में जी, अभी ये 25 में इलेक्शन हुआ है, इससे पहला इलेक्शन में 18 में हुआ। इसमें हमने उत्तराखंड लोक वाहिनी की ओर से कैंडिडेट चेयरमैन के लिए खड़ा कर दिया। अच्छा। वो सिंबॉलिक था क्योंकि मैं उसके माध्यम से जो पंचायती राज का जो कंसेप्ट है 74 अमेंडमेंट का, क्योंकि उस पर मैं बहुत काम करता रहा हूँ, उसी पर बोलता लिखता रहा हूँ, उसी को मैं हिंदुस्तान की मतलब देश की तमाम समस्याओं का समाधान मानता हूँ। तो उसमें पर्चेबाजी करके और मैं एक इस तरह का वो विमर्श पैदा करना चाह रहा था कि 78 अमेंडमेंट कितना ज़रूरी है। तो वो उसमें हमने कैंडिडेट उसको खड़ा किया, तो चेयरमैन का खड़ा किया, तो इस पूरे इलाके में मेरे को घूमना पड़ा। और तब मैंने देखा कि नैनीताल तो जितना नीचे है उससे 3 गुना तो ऊपर है। इसलिए एक आध बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती भी करी ना, और इस पर सवाल भी उठाया और टूटने की स्थिति आ गई। तो इतने बड़े बड़े जुलूस प्रोटेस्ट के रूप में नैनीताल में निकले कि मतलब हाईकोर्ट को ही अपना पाँव बाहर खींचने पड़े। तो वो उसका बहुत सारा हिस्सा इल्लीगल है। ऐसा नहीं कह रहा मैं सब इल्लीगल है। जो पूरा 7 नंबर विकसित हुआ है उसमें मैं सोचता हूँ कि 60% से तो ज़्यादा इल्लीगल होना चाहिए। अब सवाल ये है, आज की तारीख में अगर आप करोगे तो बहुत ही बड़ी समस्या आप खड़ी करोगे। हाँ बिल्कुल, आप तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को तो ये जो पिछले इतने सालों से हो रहा है, यानी कि मतलब जब नगर पालिकाओं के अधिकार ख़त्म किए गए 84 के दशक के शुरू में, उसके बाद कम होते गए, फिर बहुत सालों के बाद 89 में नई नगर पालिका चुनी कर आगे आई। वो नगर पालिका वो नहीं थी जो उससे पहले नगर पालिकाएँ हुआ करती थी। फिर चेयरमैन भी इसी तरह के होने लग गए थे और मेंबर भी, जिनका कोई सोच नहीं था और जो बड़े लालची थे। तो उस वक्त से जो चीज़ें, जो ज़मीनें बिकनी शुरू हुई, उस वक्त से जो काम शुरू होने लगे, फिर प्राधिकरण आ गया 84 में। और प्राधिकरण का तो कोई रुचि यहाँ थी नहीं नैनीताल को बचा के रखने की। प्राधिकरण ने और भी गलत सलत काम यहाँ करवाए। उस वक्त उसको नहीं रोका तो आज इस समस्या का समाधान लगभग असंभव लगता है कि आप इतने लोगों को कैसे मतलब बेघर कर देंगे और फिर कहाँ ले जाएंगे अगर बेघर कर भी देंगे। तो ये डेमोग्राफिक चेंज को मैं स्वीकार करता हूँ। कई लोग इसे बिल्कुल ही अस्वीकार करते हैं, हमारे साथी लोग, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। बस मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ढंग से नहीं देखता जी। और ये जो चीजें हुई, इससे नैनीताल का चरित्र व्यक्तित्व पूरा बिगड़ गया। अब वो नैनीताल नहीं है।
जहाँ मतलब हमारे यही कर रहा हूँ इस तरह की घटनाएं कभी और भी, क्योंकि आप मैं इस इंटरव्यू को हम रैप करें उससे पहले मैं कंक्लूडिंगली आपसे गिरदा के संदर्भ में भी थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा कि इस शहर को हम कई ऐसे पर्सनैलिटीज़ के नाम के शहर के रूप में भी जानते हैं जिनका साहित्य से लेकर रंगमंच से लेकर कविताओं से लेकर दिग्गज जो यहाँ रहे हैं, और गिरदा तो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज और सखा सब रहे हैं। और मैं ऑडियंस को ये भी बताऊं कि नैनीताल समाचार ही वो माध्यम है जिसने नरेंद्र सिंह नीगी और गिरदा को एक साथ लाकर एक मंच दिया। उनका आपस में जो पहला परिचय हुआ वो नैनीताल समाचार के माध्यम से ही हुआ, जो शाहजी का अखबार है। हाँ, वो तो नेगी जी बार बार मानते भी हैं। उसके बाद वो हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने पहाड़ की शुरुआत में पहली बार नरेंद्र नेगी और गिरदा की मुलाकात हुई होगी, फिर पौड़ी में वो राजेंद्र रावत ने जुगलबंदी करवाई। तो वो तो एक बड़ी उनकी मित्रता तो फिर बहुत अच्छी जो वो हो गई। तो वो पूरा वही मैं कह रहा हूँ कि सखा दाजू से आप मिल चुके हैं। वो एक अद्भुत व्यक्तित्व था और वो बहुत सारे फील्ड, बहुत सारे मतलब आयाम उनके थे, राजनीति से लेकर संगीत से लेकर थिएटर से लेकर। तो गिरदा का ये शहर रहा। दादा, गिरदा के रहते हुए कभी इस तरह का नैनीताल में कोई कम्युनल टेंशन हुआ हो तो मतलब ऑडियंस के लिए उस कम्युनल टेंशन तो हुआ सन 84 में, मतलब जब ये हो रहा था अपने सिखों का, मतलब यहाँ इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी जब 84 में, वो उस वक्त नैनीताल समाचार निकल चुका था और हम लोग भी एकजुट हो गए थे, संघर्षवादी में भी हम लोग सक्रिय थे। लेकिन उस तरह का मतलब यहाँ कोई मतलब उस तरह की हिंसा नहीं हुई, लेकिन दुकानें तोड़ना ये वो, और मुझे याद है मैं शेखर गिरदा सिखों के खिलाफ उनकी दुकानें तोड़ना, उनका सामान करना। हमारे होटल के ही कुछ कर्मचारी एक कपड़े की दुकान से कितने थान उठा लाए थे, मैंने उनको डांटा तो वो जो है वापस कराए। हल्द्वानी में तो खैर बहुत हुआ, लेकिन नैनीताल में उस वक्त भी हमने ये देखा। और एक बड़ी घटना जो मुझे याद आती है कि जो मैं शुरू के उससे जोड़ना चाह रहा था कि ये इस तरह से लोगों की संवेदनाएं आहत होती तो किस तरह से वो होते हैं। करीब मुझे लगता है ये भी 88-89 की शायद घटना होनी चाहिए। हल्द्वानी में एक कमला कांड हुआ, उसके बारे में लोग भूल गए हैं। हल्द्वानी मंडी में एक नेपाली महिला थी कमला करके, उसके साथ 3-4 पुलिस वालों ने गैंगरेप किया। तो उस वक्त तक 2 अखबार जो है अमर उजाला मतलब जागरण तो तब तक आया ही नहीं था, लेकिन मतलब कुमाऊं गढ़वाल के लिए अलग अलग अखबार आने लगे थे। तो कुमाऊं में खूब तोड़फोड़ हुई। तभी मैंने पहली बार से आप मीडिया की ताकत को और मतलब कितना उठपटांग काम कर सकता है मीडिया, वो सब भी देखा। कुमाऊं में हर जगह यहाँ से लेकर पिथौरागढ़ तक पुलिस की चौकियों पर हमले हुए, कई जगह जला दिया गया। गढ़वाल में नहीं हुआ क्योंकि गढ़वाल में खबरें ही नहीं गई। लेकिन वो जो है वो संवेदना को एक बेसहारा मजदूर औरत के साथ इस तरह की गैंगरेप की प्रतिक्रिया तब भी हुई। वो हिंसा भी देखी हम लोग। उस बार तो खैर हम लोग फिर वहाँ कर्फ्यूग्रस्त हल्द्वानी में रिपोर्टिंग करने भी गए। तो मतलब इस वक्त ये ऐसी भीड़ के वक्त तो तब भी हमारे समझ में नहीं आता था हम क्या करें, मतलब लेकिन चीजें बहुत सामान्य हो जाती थी। लेकिन वो जो आक्रोश था वो प्रशासन से था। हाँ ना, वो इसलिए था कि भाई सुरक्षा में चूक कैसे हुई। बिल्कुल। जैसे दिल्ली, जैसे हम देखते हैं कि पिछले लंबे समय में जो निर्भया कांड 2012 का दिल्ली में हुआ, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ वो सत्ता से सवाल थे, वो प्रशासन से सवाल थे, वो सुरक्षा व्यवस्था के सवाल थे। और उनका परिणाम भी ये हुआ कि उसके बाद कानून बदले, बाकायदा वर्मा कमेटी बनी और रेप की परिभाषाओं तक को बदला गया और बड़े कानून बने। तो यहाँ जो हो रहा है ये एक धर्म विशेष को टारगेट करके और उस लाइन पर जनता को जो है पूरा मतलब पॉलिटिकली उसको किया जा रहा है, पॉलिटिकली उसको एक शेप दिया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस उसमें तो हमारा जो नैनीताल बहुत पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। मतलब वही मैं नैनीताल कहता हूँ, जो नैनीताल यहाँ होली, दिवाली, रामलीला और क्या कहते हैं अपने खतड़ुआ और झोलिया और मतलब ये हॉकी, हाँ, स्पोर्ट्स से लेकर के रंगमंच से लेकर स्विमिंग। अब इस तालाब में हाई कोर्ट ने तैरने पर रोक लगा दी। अभी शायद थोड़ा कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। नैनीताल का हर बच्चा, नैनीताल में तो कम, मलीताल में हर बच्चा तैरना जानता था। अच्छा। मलीताल में हर बच्चा जो है वो हॉकी लेके जरा सा वो हुआ तो फ्लैट्स में आ जाता था, हॉकी खेलने लगता था। हाँ। वो तो हमारे लोग बहुत बाद में सैयद अली के दौर में लोग यहाँ से ओलंपिक खेलने गए। अगर शुरू से जाते रहते होते तो पूरी मतलब 11 खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी तो नैनीताल के खेल रहे होते। तो वो तमाम चीजें ना मतलब और उदाहरण मतलब लीड करता रहा है नैनीताल तो आंदोलनों से लेकर के। और तो आज ये सारी चीजें
कतई ख़त्म हो गई ना। यहाँ के एक तो फिर जो मैं कह रहा हूँ सारा पहाड़ हल्द्वानी चला गया है। नैनीताल की सबने समस्या दूसरी थी। यहाँ नैनीताल वाला तो नैनीताल छोड़ना नहीं चाहता था कभी, लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ा कि यहाँ दोबारा मकान बना नहीं सकता था। तो वो जो है वो नैनीताल बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसका बहुत दर्द होता मतलब। और ये जो मतलब ये आप मान रहे हैं कि इस इंसिडेंट ने नैनीताल के कैरेक्टर को बड़ा डेंट किया है? बहुत डेंट किया है। वो तो बच गए हम, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हुआ, इतनी ही मारपीट हुई। और पर्यटन का जो नुकसान भी हुआ तो 1 हफ्ते में ही तो 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में नहीं तो 3 हफ्ते में नैनीताल का पर्यटन उसी रूप में आ जाएगा। लेकिन नैनीताल की जो छवि खराब हुई है वो तो आ नहीं सकती। और जो नैनीताल का जो चला गया है, जो मतलब यहाँ की संस्कृति विलुप्त हो गई, मतलब संस्कृति मतलब मैं सिर्फ नाच गाना ही नहीं, जो पूरा एक जनजीवन यहाँ का था जो पूरा ख़त्म हो गया है, उसको तो हम वापस लाने की कल्पना ही नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजीव लोचन शाह जी। उनसे बातचीत में आपने एक ऐतिहासिक संदर्भ में चीज़ों को देखा समझा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज सोमवार है, आज एक्स्ट्रा कवर आना था, लेकिन क्योंकि हम लोग नैनीताल हैं और नैनीताल में लगातार नैनीताल में जो कुछ चल रहा है उसको कई पार्ट्स में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा कि इस हफ्ते एक्स्ट्रा कवर नहीं आ पाएगा। लेकिन उसके बदले हम नैनीताल को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, आपको यहाँ की पर्सनैलिटीज़ से मिलवाते हुए यहाँ के सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक आंदोलन के इतिहास को अलग अलग लोगों के माध्यम से बातचीत करते हुए आप तक लगातार पहुंचाएंगे। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा बारहमासा।